नेक्स्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल 9.11 पैराबोलिक आर्च विद यूनिफॉर्म वर्टिकल लोडिंग। गिवन है हमें टू हिंज पैराबोलिक आर्च हमें गिवन है। पैराबोलिक आर्च का मतलब है ये जो आपको प्रोफाइल नज़र आ रही है, ये इसको हम ये पैराबोला है, ठीक है। अब पैराबोला जो और ये ऊपर यूनिफॉर्म लोडिंग रख रही है। डिटरमिन क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करनी है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन लिखनी है। सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द आर्च को हम इस पैराबोलिक इक्वेशन से लिख सकते हैं, 4h इंटू एक्स ओवर एल माइनस एक्स ओवर एल होल स्क्वायर। ये पैराबोला की ही इक्वेशन बनती है आपके सामने। बेंडिंग मोमेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्यू टू यूनिफॉर्म लोडिंग पर यूनिट एक्स इज गिवन बाय दिस। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस। वी नोट दैट द एक्सप्रेशन फॉर वाई and m naught, this expression and this expression are similar in form. Look at this, ब्रैकेट्स के अंदर x ओवर एल माइनस एक्स ओवर एल होल स्क्वायर, एक्स ओवर एल माइनस एक्स ओवर एल होल स्क्वायर, यहाँ पे इस अलग कांस्टेंट है, यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट है। सो वन इज अ स्केल वर्जन ऑफ द अदर, क्योंकि ये तो जस्ट कांस्टेंट्स है ना। तो शेप तो बेसिकली वेरिएबल के जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं और जो उसके एक्सपोनेंट्स होते हैं उसने डिफाइन करनी होती है ना। तो ये शेप इनकी सेम है, एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा। अब जरा देखिएगा, वी नोट सो एम नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। और ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसकी जगह पे जो यहाँ पे आपको ये यहाँ भी चूंकि यही चीज है, इसका मतलब ये चीज बराबर है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई, ये बराबर है y ओवर 4h के, ठीक है। तो मैंने यहाँ यस y ओवर 4h के, सो मैं यहाँ पे y ओवर 4h लिख सकता हूँ। ये जो y ओवर 4h मैंने लिखा है, ये मैंने ये मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक। इस की जगह पे y ओवर 4h, ये मैंने ये जो वैल्यू है ये इसकी जगह इंसर्ट कर दी है y ओवर 4h। सो दिस सिंप्लीफाइज टू y l स्क्वायर WL square over 8h into 4, WL square over 8h into y. So इसका मतलब यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? अगर मैं लिखूं m नॉट इक्वल टू दिस टर्म WL square by 8, WL square by 8h टाइम्स y, इसका मतलब है कि अब ये देखिएगा WL square 8 और h ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो हम इसको एक कांस्टेंट की फॉर्म में अगर लंप करना चाहें तो हम इसको बीटा कह सकते हैं। m naught is a function of x, you can see y is a function of x। और हम जो बात पहले कर रहे थे यहाँ पे कि अगर हमारी ये डेल्टा y और बीटा इस तरह से रिलेटेड हो, डेल्टा y और m naught इस तरह से रिलेटेड हो कि डेल्टा y सम कांस्टेंट टाइम्स m naught हो, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। m naught इज कांस्टेंट टाइम्स बीटा। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? बीटा हमने कहा था सम कांस्टेंट टाइम्स डेल्टा वाई को अगर हम लिखें एज अ फंक्शन, डेल्टा वाई को अगर हम लिखें सम कांस्टेंट टाइम्स एम नॉट, तो वो उस कांस्टेंट को हम बीटा कहते हैं। तो इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है वो है एम नॉट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h इंटू वाई। अगर हम y को सेपरेट करना चाहें तो ये a यहाँ पे आ जाएगा 8h ओवर डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है, 8h ओवर डब्ल्यू एल स्क्वायर, और उसको हमने बीटा कहा है। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ये 1 ओवर बीटा नजर आ रहा है यहाँ पे। सो और आपको यहाँ पे तो डेल्टा वाई लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम y की बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे केस में जब हमने ये हमारी पर प्रोफाइल है तो b जो है वो सेम लेवल पे है जो a लेवल पे, यानी इस केस में जो डेल्टा y है वही y है, यानी अल्फा हमारा बेसिकली 0 हो गया है। उस वजह से जितना यानी उस वजह से डेल्टा वाई और वाई एक ही चीज़ हो गई है, ठीक है। सो इसलिए आपको ये डेल्टा वाई जो है वो हमारे केस में वाई बन गया। सो वाई इज सम कांस्टेंट टाइम्स एम नॉट एंड दैट कांस्टेंट इज बीटा एंड देयर here we can see beta is 8h over WL square। इसका मतलब है ये सारा सोल्यूशन इसके ऊपर, ये मैंने समरी जो लिखी हुई है, ये जो समरी है, इसका मतलब ये चूंकि सेटिस्फाइड हो गई ये हमारी कंडीशन, तो इस वजह से ये जो रिजल्ट्स हैं ये अप्लाइकेबल होंगे, ठीक है। लेट्स सी, सो x1 वुड बी इक्वल टू
1/β। ये बीटा है तो इसका मतलब x1 इज WL²/8h, इसका रेसिप्रोकल। और हमने टोटल m निकाला था पहले भी, अभी भी आप देख सकते हैं। अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे m0 माइनस yx1, ये बेसिकली ये किस चीज़ की वैल्यू पुट हुई है? x1 तो x1 है, ये माइनस y क्या चीज़ इंसर्ट हुई है? ये डेल्टा m की वैल्यू इंसर्ट हुई है। यानी अगर हम यहाँ पे यूनिट लोड लगाएं और यहाँ पे मोमेंट निकालना चाहें तो यहाँ पे अगर यूनिट लोड लगाएंगे, यहाँ पे यूनिट ट्रैक्शन डेवलप होगा, तो वो यूनिट ट्रैक्शन यहाँ पे माइनस वाई यानी 1 इंटू वाई जिसका मैग्नीट्यूड होगा और माइनस उसके साथ आएगा, इसलिए कि वो हॉगिंग मोमेंट होगा। सो उस वजह से हमने उसके साथ ये माइनस भी लिख दिया है यहाँ पे, ये वाला माइनस। सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट विल बी इक्वल टू 0। सो बेंडिंग मोमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अगर हमारे पास ये कंडीशंस हो जो हमने अभी एग्जांपल में देख ली। क्या कंडीशंस थी हमारी? पैराबोला हमारा आर्च हमारी पैराबोलिक थी और लोडिंग हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अगर ये वाली कंडीशन हो तो बेंडिंग मोमेंट एलिमिनेट हो जाती है। और बेंडिंग मोमेंट एलिमिनेट हो जाने का मतलब है इसका मतलब है जब हम सेक्शन चूज करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे, तो हम सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन के लिए इसको डिज़ाइन करेंगे। सेक्शन कंप्रेशन मेंबर्स का जो डिज़ाइन है प्रोसीजर, वो उस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी बीम वाला डिज़ाइन जो स्टील में आपने पढ़ा है वो वाला फॉलो नहीं करना पड़ेगा। वी शुड हैव एंटिसिपेटेड दिस रिजल्ट सिंस यूनिफॉर्मली लोडेड केबल एज्यूम्स अ पैराबोलिक आर्च। जैसे आपने केबल्स के टॉपिक में आपने एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि केबल्स जो हैं जो पैराबोलिक शेप में हो, वो अगर केबल को अगर आप यूनिफॉर्मली लोड कर दें तो एक पैराबोलिक शेप बना देता है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो डाउनवर्ड एक पैराबोला बन जाता है। तो उसके अंदर भी सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, कोई बेंडिंग मोमेंट्स नहीं होते। और वो बेसिकली केबल तो बेंडिंग रेजिस्टेंस रखता ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस से ले सकता है। तो ये बेसिकली आर्च जो है, इट यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन इन्वर्टेड केबल। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि अगर ये पैराबोलिक है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड है तो ये इन्वर्टेड केबल की तरह बिहेव करेगा, यानी इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं होगी, कंप्रेसिव होंगी और कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। टू हिंज्ड आर्च और लोडिंग जो आपको गिवन है, ये आपको लोडिंग, ये आपको आर्च गिवन है और ये आपको लोडिंग गिवन है, सेंटर के ऊपर एक पी लोड। द इंटीग्रल एक्सप्रेशन फॉर x1 इज गिवन बाय, ये 9.3.4 जो लिखा हुआ है ये बेसिकली 9.34 यानी जिस तरह 9.35 है इस तरह 9.34, वो पीछे एक इक्वेशन थी उसकी बात हो रही है। यानी ये जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये हमारी 9.34 बुक में 9.34 इक्वेशन है। इस इक्वेशन की बात हो रही है कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने देख लिया हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा 1 नॉट की आप वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? जिसके अंदर हमने जैसे आपको ये कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? वो वैल्यू पुट करेंगे जो जिसमें सिर्फ बेंडिंग टर्म है, यानी जैसे ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म, यानी ये दो वैल्यूज अगर आप इंसर्ट कर देंगे यहाँ के ऊपर। अब इसमें आपको ये जो अप्रोक्सीमेशन वाला साइन नजर आ रहा है वो इसलिए डाला गया है कि हमने एक्सियल डिफॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है, सिर्फ बेंडिंग डिफॉर्मेशंस को कंसीडर किया हुआ है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट साइन लिखा गया, ठीक है। सो ये हमने डेल्टा 1 नॉट और डेल्टा 1 की वैल्यू पुट कर दी है इसके अंदर। नाउ यू नीड टू डिटरमिन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर x1, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर x1 जो कि ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है, लेकिन हम इसमें इस लोडिंग को देखते हुए कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। एक और आपको सिंप्लीफाइंग अजम्पशन दी गई है, वो ये है कि एज्यूम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्च इज डीपर एट द अबटमेंट देन एट द क्राउन, यानी यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो डीपर है, ज़्यादा उसकी डेप्थ है, और यहाँ पे उसकी डेप्थ यानी ये वाली डायमेंशन छोटी है, क्राउन पे छोटी। एंड द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड टू डिफाइन आई, यानी बेसिकली तो आई इज
आई कुड वेरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इस केस में अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है और आगे यहाँ तक आते हुए छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है आई भी वेरी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि आई चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम इसके ऊपर ट्रेवर्स करते जाएंगे, डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करते जाएंगे। तो ये हमें एक सिंप्लीफाइंग एजम्पशन दी गई है कि अगर आई को एज अ हम लिख सकें आई नॉट ओवर कास थीटा, यानी ये फर्दर हमें एक सिंप्लीफिकेशन दी गई है कि ये अगर ट्रू, ये आप ये भी आप ले लें, यानी सिंप्लीफाइंग एजम्पशन ये भी ले लें। यानी ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को इस फॉर्म में आप ले सकते हैं, आई नॉट ओवर कास थीटा। आई नॉट क्या है? क्रॉस सेक्शनल इनर्शिया एट द क्राउन, जो कि लीस्ट वैल्यू है इस केस में, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? जिस पॉइंट पे आप हैं उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका यानी थीटा बेसिकली आपको पता है स्लोप है प्रोफाइल की एट एनी पॉइंट जहाँ पे आप हैं। यानी यहाँ पे आई कितना होगा? जो यहाँ पे आई है, आई यानी इसको आई नॉट का है, डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा चूंकि मैक्सिमम 1 हो सकता है, इसका मतलब है यहाँ पे आके इसी वैल्यू कॉस थीटा जब 1 पुट करेंगे तो आई नॉट आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे अब ये वैल्यूज, यहाँ पे थीटा सबसे बड़ा है, यानी यहाँ पे आपको इन रीजन्स में जो आई है वो आई नॉट से बड़ा मिलेगा। यानी मसलन आई नॉट को अगर मैं 0.7 से मिसाल के तौर पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आंसर समथिंग यानी आई नॉट से बड़ा ज़ाहिर आ जाएगा। आप सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं इसको। सो ये हमारी गिवन कंडीशंस हैं। अब हम सिंपली आई और डी एस की वैल्यू जो कि पहले भी हमने डिस्कस कर ली थी इन टर्म्स ऑफ डी एक्स और कॉस थीटा अगर पुट करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ से और डी एस ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस इंटीग्रल में सिंपली हमने आई की जगह पे आई नॉट ओवर कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, सो इससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। आई नॉट चूंकि कांस्टेंट है, आई नॉट तो एक स्पेशल लोकेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, स्पेशल लोकेशन के ऊपर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इसलिए ये तो एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ई भी कांस्टेंट होगा अगर मटेरियल एक ही है थ्रू आउट द स्पैन, जो कि नॉर्मली होता है। तो इसका मतलब है ई आई नॉट को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल से, और इंटीग्रल के अंदर सिर्फ ये चीज़ें रह जाएंगी। कौन कौन से फंक्शंस रह जाएंगे? एक डेल्टा वाई, जो कि हमारे केस में क्योंकि ए और बी एक ही लेवल पे हैं तो हो वाई हम कह सकते हैं इसको, और एम नॉट, ये दो फंक्शंस हमें चाहिए होंगे, फिर हम ये इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अब एम नॉट सिंपली ये है कि अगर आप आर्च के ऊपर यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पे रोलर लगा दें और फिर आप मोमेंट के लिए इक्वेशंस लिख लें। अब इस केस में चूंकि दो रीजन्स बनेंगी, ठीक है, दो रीजन्स बनेंगी, इस रीजन में एम नॉट की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी जब आप यहाँ सेक्शन काटेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऐसे बनेगी p/2 इंटू एक्स, और जब आप p पॉइंट से इधर आके यानी मसलन यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो फिर आप का जो x है ये l/2 से बड़ा हो चुका होगा। अब आपके पास मोमेंट की इक्वेशन डिफरेंट बनेगी, यानी अब इसमें ये p भी आएगा बीच में। सो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। सो डेल्टा y वुड बी, ये हमारे पास पर प्रोफाइल है आर्च की, पैराबोला की इक्वेशन है, और h ओवर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एल, और तो ये डेल्टा y तो चूंकि पैराबोला है हमारे पास, तो ये एक्सप्रेशन जब भी हमें ये पता हो कि ये पैराबोला है तो ये एक्सप्रेशन तो ठीक रहेगी, वैलिड रहेगी। इसी तरह से हम ऊपर जो एक्सप्रेशन है, सॉरी न्यूमरेटर में, इस एक्सप्रेशन को ये जो लिखा हुआ है डेल्टा y और एम नॉट, इसको 1 ओवर ई नॉट इंटू दिस, ये जो ऊपर एक वाली एक्सप्रेशन है, इसको भी एवेल्युएट कर सकते हैं। किस तरह से? डेल्टा y हमें ये इक्वेशन पता है इन टर्म्स ऑफ x, एम नॉट हमें एम ना, अब इसी बेसिकली उसको दो स्टेप्स में हम करेंगे, फ्रॉम 0 टू l/2, और सेकेंड हम करेंगे फ्रॉम l/2 टू l। ठीक है, सो मैं अगर आपके सामने करूं इसको कि हम किस तरह से करेंगे, तो मैं क्विकली आपके लिए इसको लिख लेता हूं। यहाँ पे मैं आपके लिए कर लेता हूँ इसको।
ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हम किस तरह से एवेल्युएट करेंगे इसको, यानी 1/ei0 इंटीग्रल ऑफ डेल्टा वाई और m0 विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to l, ये कैसे होगा इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको दो स्टेप्स में करेंगे। 1/ei0 फ्रॉम 0 to l/2, डेल्टा y की जगह पे ये वाला फंक्शन पुट होगा। लेट मी पुट दैट फंक्शन ओवर हेयर, 4h over l into x minus x square over l। ये मैंने y डेल्टा y की वैल्यू पुट कर दी है और अब मैं इसमें m0 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। m0 की मैं वो वैल्यू पुट करूँगा जो 0 to l/2 वैलिड है, यानी जो इस रीजन के लिए होगी। अगर मैं सेक्शन इस जगह पे काटूं तो उस केस में जो फंक्शन बनेगा, सो दैट वुड बी, अगर मैं रफली ड्रॉ कर दूं आपके सामने, यहाँ पे ये p लग रहा है, सो ये p/2 होगा, ये भी p/2 होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन पॉसिबली डेवलप हो सकता था, लेकिन इस केस में ये 0 है। ठीक है, सो आपने लेट्स से सेक्शन यहाँ पे काटा एट डिस्टेंस x। ठीक है, सो इस केस में m वुड बी, यहाँ पे जो जिसको मैं m0 कह सकता हूँ, फर्स्ट सेगमेंट का m0। सो अभी फिलहाल इसको m0 ही, चलो m01 लिख देते हैं ताकि पता चले कि किस m0 की बात हो रही है। p/2 इंटू x। ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड है फॉर m0 व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड l/2। हम अगर यहाँ सेक्शन काटेंगे तो फिर हमारा ये x बन जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी m0 की, दैट वुड बी m0 सेकेंड इक्वल टू p/2x, यही p/2 है। ठीक है, इंटू डिस्टेंस x, उसी तरह से माइनस p इंटू इट्स लीवर आर्म। अब p का लीवर आर्म ये बनेगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस l/2, क्योंकि ये डिस्टेंस l/2 है। सो दिस विल बिकम x माइनस l/2, और अगर आप इसको ओपन अप कर लें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस px/2 हो जाएगा प्लस pl/2। आप इसको फर्दर p यहाँ से या p/2 बाहर ले लें, p/2 अगर आप बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस x, बल्कि आप माइनस p/2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस l। ये है m02। ये कब वैलिड है, जब x की वैल्यू रेंज करे बिटवीन l/2 एंड l। ठीक हो गया। सो ये अब आपके पास फंक्शंस हैं m01 और m02। तो इस बेस पे हमने ऊपर जो डेरिवेटिव है इसको, सॉरी जो इंटीग्रल है, इसको दो पार्ट्स में कर दिया, फ्रॉम 0 to l/2 और l/2 to l। सो फर्स्ट केस, अब y जो है या डेल्टा y जो है वो तो कॉन्टिन्यूस है, यानी ये जो डेल्टा y की इक्वेशन है, ये वाली, ये वैल्यू, ये तो वैलिड है फॉर, आई मीन ऑल वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 एंड l। ठीक है, सो ये तो हम यानी लिखना चाहें फ्रॉम 0 to l/2 या l/2 to l, यही एक्सप्रेशन रहेगा। सो इसके अंदर तो कोई, लेकिन m0 की दो डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं फॉर टू डिफरेंट रेंजेस ऑफ x। सो ये हमने y डेल्टा y एज इट इज लिख दिया, और नेक्स्ट अब हमने इसके साथ लिखना है ये m01 यहाँ से। सो ये p/2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू dx, प्लस हम करेंगे 1/ei0 इंटीग्रल। अब हम इसके साथ अगेन 4h/l इंटू x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर l इंटू, अब ये मैंने डेल्टा y अगेन उसी तरह से पुट कर दिया। अब ये लिमिट, सॉरी देख लीजिएगा, l/2 से लेके
एल तक, ठीक है, सेकेंड पार्ट। और एम नॉट की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लेंगे, ये एम नॉट की वैल्यू, ये एम नॉट की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा, सो माइनस है तो मैं पहले से ही बाहर माइनस यहाँ पे डाल देता हूँ। ये बन जाएगा p बाय 2 इंटू एक्स माइनस एल, ठीक हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है सिंपली इन इंटीग्रल्स को। आप इस इंटीग्रल्स को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यू विल सी दैट बोथ ऑफ दीज इंटीग्रल्स विल गिव यू, इन दोनों से एक ही आंसर आएगा, तो ये डबल हो जाएगा 5/48 ph l स्क्वायर ई आई नॉट। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एक्सप्रेशन। इसी तरह से आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। ये सिंपल होगा, ये एक ही गो में हो जाएगा, फ्रॉम 0 to l कंटिन्यूस है डेल्टा वाई। तो ये हम जस्ट डेल्टा वाई की यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और ये हम डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो सकता है ये। सो x1 by putting the values now of these integrals in this expression, we can get x1 equal to this. Now note that the bending moment is not 0 in this case. You can see that इस केस में अगर आप फाइंड आउट कर लें तो आपके अभी हमने फाइंड नहीं किया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट इज नॉट 0 इन दिस केस, सिर्फ इंस्पेक्शन और या ऑब्जर्वेशन की बेस पे, बिकॉज यू कैन सी दैट एम नॉट is non-zero. You have seen m naught is non-zero in this region as well as in the other region. और वो m naught तो खैर पहले भी non-zero था, लेकिन इस केस में चूंकि वो कैंसल आउट नहीं करने लगा, x1 into its lever arms को कैंसल नहीं करने लगा, so that's why it won't be bending moment is not going to be zero in this case. यानी वही पैराबोलिक आर्च है अब भी, लेकिन इसमें अब लग रहा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बजाय एक P लोड लग रहा है, सो उस वजह से अब ये 0 नहीं है। नेक्स्ट एक 2 हिंज आर्च है तो आपको यहाँ जिसकी प्रोफाइल गिवन, बेसिकली गिवन नहीं है, बस शो की गई कि कोई भी इसकी प्रोफाइल है, ये इसके ऊपर लोडिंग हमें पता है कि लग रही है, और आपने क्या करना है, यू हैव टू डिटरमिन द पर्टिकुलर शेप ऑफ द आर्च विच करस्पॉन्ड्स टू नेग्लिजिबल बेंडिंग, यानी मिनिमम बेंडिंग इसके अंदर प्रोड्यूस हो। यानी आपने इसकी प्रोफाइल को खुद डिसाइड करना है कि ये कैसी होनी चाहिए, तो अगर उसके ऊपर ये लोडिंग लगे तो मिनिमम बेंडिंग प्रोड्यूस हो। अब ये 2 हिंज आर्च अगेन फर्स्ट डिग्री इंडिटरमिनेट है, हमने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द राइट सपोर्ट को एज रिडंडेंट ले लिया है एज यूजुअल, और नेक्स्ट अप्लाइड लोडिंग आपको ये, अच्छा अब हमने क्या कर दिया कि हमारा प्रोसीजर क्या होना था, हमने इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाइड लोडिंग और फिर इसके ऊपर यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट को अप्लाई करना था, लेकिन हम हमने इसको एज ए बीम देखा कि अगर ये बीम होता 100 फुट का, जैसे ये आर्च है, अगर ये 100 फुट का यानी 50-50 फुट का बीम होता तो फिर इसमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती थी। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसको इस तरह से लिख लिया। हम इसको इसी तरह नहीं छोड़ेंगे कि बस हम इसको बीम एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं, नो, हम इसको राइट नाउ जस्ट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं, यानी क्योंकि आप बीम के एनालिसिस के साथ फेमिलियर है ज़्यादा, इसलिए इस फॉर्म में आपको दिखाया गया, अदरवाइज हमने इसको बाद में करेक्ट करना है। एक्चुअली तो ये बीम नहीं है ना, एक्चुअली तो आर्च है। बेसिकली बीम और आर्च में डिफरेंस ये है, जस्ट वन डिफरेंस, बीम में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं डेवलप होगा, बीम में ट्रांसवर्स लोडिंग जो मोमेंट प्रोड्यूस करेंगी, जो शेयर्स प्रोड्यूस करेंगी, दोज विल नॉट बी काउंटर एक्टेड बाय एनी हॉरिजॉन्टल लोडिंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसमें नहीं प्रोड्यूस होगा। जबकि आर्च के केस में चूंकि यहाँ पे जो मोमेंट ये ट्रांसवर्स लोडिंग, जो वर्टिकल लोडिंग प्रोड्यूस करने जा रही है, उसको थोड़ा सा अगर हो सकता है बिल्कुल ज़ीरो कर दे, हो सकता है ना कर सके ये वाला रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उसको, ये वाला हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उस जो ट्रांसवर्स लोडिंग में से मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करता है।
सो इन आइडियल केस इट कैन कंप्लीटली नलीफाई इट, और हमारा आंसर जैसे पहले हमने देख लिया 0 बन सकता है. सो पहले हम इसको बीम की तरह लेंगे और फिर बाद में हम इसको इसमें से ये अप्लाई करके देखेंगे कितना रिड्यूस, यानी फिर हम इसी से डेवलप करेंगे इक्वेशन. लेट्स सी राइट नाउ कंसिडरिंग इट लाइक अ बीम. तो ये जो लोडिंग गिवन है इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन आप खुद डेवलप कर सकते हैं. अगर आपको ये लोडिंग गिवन है, ये 2.5 डब्ल्यू नॉट है और ये डब्ल्यू नॉट है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जन इनिशियल वैल्यू 2.5 डब्ल्यू नॉट है. उसके बाद कुछ जैसे जैसे आप टुवर्ड्स सेंटर आ रहे हैं तो ये ड्रॉप होती जा रही है, जबकि तो यह सेंटर के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू बन जाती है वो डब्ल्यू नॉट है. अब ये ड्रॉप कितना आ रहा है 2.5 डब्ल्यू नॉट से डब्ल्यू नॉट पे, यानी 1.5 डब्ल्यू नॉट का ड्रॉप आया है. कितने ये कितना ड्रॉप, ये ड्रॉप कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ करस्पॉन्ड करता है 50 फीट, या आप कह सकते 50 फीट के साथ. यानी 50 फीट जब हम हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर दें तो वर्टिकली हम ड्रॉप हो जाते हैं बाय 1.5 डब्ल्यू नॉट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी स्लोप लिखना चाहें, यानी अगर हम इसकी इक्वेशन खुद से लिखना चाहें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते थे. अगर मैं आपको वहाँ से कॉपी करके दिखा सकता, ये आपकी लोडिंग थी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है ड्रॉप, ये जो ड्रॉप हो रहा है ये हो रहा है 1.5 डब्ल्यू नॉट का, और कितने में हो रहे हैं 50 फीट में. अच्छा, अब ज़रा देखिएगा जो हम फार्मूलेट कर रहे हैं इक्वेशन वो इस तरह से कर रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू इज़ 2.5 डब्ल्यू नॉट. ठीक है, डब्ल्यू जनरली डब्ल्यू की इक्वेशन फार्मूलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स. सो 2.5 डब्ल्यू नॉट से स्टार्ट होगा. अब जितना हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते जाएंगे उतना ये ड्रॉप होता जाएगा. लेट्स से हम अगर यहाँ पर हों, जैसे ये आपको एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ तक आ जाएं तो कितना ड्रॉप आया होगा, वो ड्रॉप हमें चाहिए ताकि हम वो ड्रॉप हमने सब्ट्रैक्ट करना है. यानी ये जो ड्रॉप होगा, अगर मैं इसको इस तरह से शो कर दूं, ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप हमें चाहिए कि वो, ताकि वो आप सब्ट्रैक्ट कर सके 2.5 डब्ल्यू नॉट में से. सो अब ये ड्रॉप कितना होगा, ये वाला ड्रॉप. इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये, अब देखें ना हमने ट्रेवल कितना किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया है. अगर हम पूरा 50 फीट ट्रेवल करें, ये देखिएगा, अगर ये 50 फीट हम ट्रेवल करें तो ड्रॉप कितना आता है 1.5 डब्ल्यू नॉट. ठीक है, ये 50 जो नीचे मैंने दिखा दिया ऑलरेडी. सो ये अगर 50 फीट आप हॉरिजॉन्टली रन करें तो आपको ये ड्रॉप मिलता है. तो अगर आप जस्ट x डिस्टेंस रन करेंगे तो आपको दिस स्लोप टाइम्स x मिलेगा, यानी पर फैक्टर देने से. बहरहाल आप इसको खुद से समझ सकते हैं. ये इक्वेशन बहरहाल वैलिड होगी फॉर x रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5 फीट 50 फीट. ठीक है, अगर x होगा बिटवीन these limits तो फिर ये वैलिड है. ठीक है, इस अगर आप शेयर, और मुझे आपने इक्वेशंस पढ़ी हुई मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में, शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट दैट पॉइंट, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ द शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट. ये माइनस साइन, सिर्फ साइन कन्वेंशन डिफरेंट है इसलिए आपको ये माइनस साइन नज़र आ रहा है. इस बुक में साइन कन्वेंशन डिफरेंट है इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है. बहरहाल ये आप पढ़ चुके हैं. अब हम इसमें WX जब पुट करेंगे यहाँ पे, यानी बेसिकली हम इंटीग्रेट करेंगे अब दोनों साइड से, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो V रह जाएगा, और इधर इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू इंसर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा विद अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, क्योंकि हम ज़ाहिर है जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट भी ऐड होगा. इसी तरह से आप
dm बाई डी एक्स माइनस वी, इसमें से जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे तो ये m बनेगा और ये इंटीग्रल आप ऊपर वाले को दोबारा से इंटीग्रेट किया हुआ है और c1 के साथ x आ जाएगा और c2। तो अब जब बाउंड्री कंडीशंस इन्फोर्स करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, यहाँ पे मोमेंट ज़ीरो है और यहाँ पे मोमेंट ज़ीरो है, इसलिए कि ये एक हिंज है एक दूसरा रोलर है, दोनों पे मोमेंट ज़ीरो होते हैं। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में m की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो m आंसर 0 आएगा, x की जगह 100 पुट कर देंगे फिर भी आंसर 0 आएगा। ये बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करके हम c1 और c2 को फाइंड कर सकते हैं। इनको दोबारा आप जब अब यहाँ इन दोनों v और m की इक्वेशन में पुट करेंगे, बेसिकली हम m की इक्वेशन में इंटरेस्टेड हैं तो हमने m की इक्वेशन में पुट करके ये एक्सप्रेशन लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x और ये वैलिड है। जैसे ये क्यों वैलिड है फॉर ओनली दिस रीजन, इसलिए कि ये जो wx की इक्वेशन है ये खुद इसी इन्हीं लिमिट्स के अंदर वैलिड है और हमने चूंकि इसी की बेस पे वर्किंग की है तो हमारी जो रिजल्टिंग इक्वेशन है ये भी इसी के लिए वैलिड है। नाउ अब ये जो m की इक्वेशन आई है ये हम यानी अगर हम आर्च के लिए करते, आर्च से मेरी मुराद ये कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आर्च है जहाँ पे यहाँ पे रोलर लगा है तब भी हमारी यही इक्वेशन बनती जो आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है। ठीक है, सो अब ये मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू अप्लाइड ट्रांसवर्स लोडिंग जो ऊपर से लग रही है इस लोडिंग की वजह से। इसको बेसिकली कैंसल आउट करेगा, कैंसल आउट करना है यानी रिड्यूस करना है इसको, जो यहाँ पे गिवन बीम में यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होने हैं, ठीक है, वो इसको काउंटर करेगा। अगर ये एग्जैक्टली उसको काउंटर कर दे तो उस केस में हमारा गिवन स्ट्रक्चर के अंदर m की इक्वेशन m जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, जिस तरह से पहले हमने देखा कि m ज़ीरो हुआ था। ये जनरली हम यानी बात ये कर रहे हैं कि ये अगर लोडिंग गिवन है तो अगर हम कैसे डिटरमिन करें कि ये क्या ऐसे इसकी प्रोफाइल ऐसी हमें डिटरमिन करनी है कि बेंडिंग मोमेंट मिनिमम प्रोड्यूस हो, तो वो मिनिमम वैल्यू हमने इसको देखिएगा गिवन आर्च में m हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो m नॉट है यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो मोमेंट है ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग, उसको बेसिकली इस फैक्टर ने जो नेगेटिव बनता है तो ये इसने रिड्यूस करना होता है। तो आइडियल कंडीशन में थोड़ा सा इस फैक्टर को देख लीजिएगा, ये हम पहले भी इक्वेशन देख चुके हैं। डेल्टा m क्या है, जो अगर x1 की यूनिट वैल्यू लगे तो उस वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जो कि हमने देख लिया था, इसके बराबर बन जाता है माइनस डेल्टा y के बराबर। तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगी और हमारे केस में ये y और डेल्टा y एक ही हैं, सो डेल्टा y की जगह मैंने y लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, गिवन बीम में m को हम ज़ीरो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को रीराइट करें, सो यू कैन राइट, यानी ये जो सेकंड पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको अगर आप रीराइट करें, सो यू कैन राइट it as y equal to m naught over x1। ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, y equal to, ये देखिएगा y equal to m naught over x1, यानी y which is the function of x and m जिसको मैंने m naught से रिप्रेजेंट किया बेसिकली वो यहाँ पे m से रिप्रेजेंट हुआ है, m as a function of x divided by x1 हमारा रिडंडेंट है, सो ये w naught over x1। अभी अब सिंपली mx की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये 1 over x1 एज इट इज लिखा हुआ है। इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो w naught टाइम्स w naught over x1 और बाकी जो फंक्शन रह जाए उसको हमने f of x कह दिया। द फंक्शन ऑफ f(x) इज प्लॉटेड बिलो, नोट दैट द शेप इज सिमेट्रिकल। ठीक हो गया, ये फंक्शन है जिसको प्लॉट किया गया है, यानी ये शेप होगी उसकी और उसको फर्दर आप स्केल आउट कर लेंगे विद w naught over x। अब ये w naught क्या है, ये अब लोडिंग पर डिपेंड करता है, जो हमने तो जनरल सोल्यूशन निकाला है। x1 क्या है, ये हमारे रिडंडेंट जो निकला है वो है। When the abutments are inadequate to resist the horizontal thrust, then different strategies are employed to resist thrust. One choice is to insert a tension tie connecting the two supports as illustrated in this figure। ठीक है,
और नेक्स्ट, another choice is to connect a set of arches in series until a suitable anchorage is reached. This latter scheme is commonly used for river crossings. ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे लोडिंग लगेगी तो इस आर्च का जो लेफ्ट एंड है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्प्रेड इन दिस राइटवर्ड डायरेक्शन, और इसके ऊपर लोडिंग लगती है तो इसकी जो सेकंड जो है, इस वाले की लेफ्ट एंड की टेंडेंसी टू स्प्रेड इन दिस डायरेक्शन। तो अगर इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि ये जो है दोनों एक दूसरे की टेंडेंसीज को नलीफाई करें, तो ये बेसिकली एक दूसरे को सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम बन जाएगा जो कि इक्विलिब्रेट कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो ये इस तरह से भी ब्रिजेस आपने देखी हुई हैं, आर्च पुरानी जो स्पेशली मैसनरी आर्चेस बने हुए हैं, उसके हिसाब से आप इस तरह की शेप आपको नजर आएगी उसके अंदर। अभी हम पहले टाई वाले को डिस्कस कर रहे हैं, बस इसी को हम डिस्कस करके ख़त्म कर रहे हैं। वी टेक द टेंशन इन द टाई एज अ फोर्स रिडंडेंट, इसकी बात हो रही है। इसमें जो टेंशन इन द टाई है उसको हम फोर्स रिडंडेंट के तौर पे ले रहे हैं। द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर इज शोन इन दिस फिगर, ठीक है। वो टाई जो है उसको हमने एज ए रिडंडेंट ले लिया, और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं आपके लिए तो ये बेसिकली इस तरह से लिया गया है। गिवन आर्च इस तरह से है, यहाँ पे टाई है, और हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह से ले लिया कि ये आर्च उसी तरह से, ये सपोर्ट्स भी उसी तरह से, हिंज और रोलर, और जो टाई है उसको एज हमने टाई के अंदर जो फोर्स है उसको एज ए रिडंडेंट ले लिया, ठीक है। ये मैंने टाई को हाफ शो कर दिया। वैसे तो यहाँ तक मुझे शो कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ, वैसे तो मुझे ये यहाँ तक शो कर लेना चाहिए था, यानी टाई पूरी है ना यहाँ तक। बस जस्ट मैं क्या करने जा रहा हूँ, टाई को प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर रिलेटिव जो टाई बेसिकली इसके साथ टाई हुई है ना, मतलब इसका नाम भी टाई है, और मतलब कि इसके साथ बांधी हुई है ना इस सपोर्ट के साथ। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में जब लोड लगेगा तो आर्च का ये वाला एंड और टाई के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगी, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो हम इसी को एज डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे चूंकि जो सपोर्ट है टाई, वो एक यील्डिंग सपोर्ट है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यील्डिंग सपोर्ट हो, यानी सपोर्ट खुद डिफॉर्मेबल हो, तो फिर हम किस तरह सॉल्व करते हैं, फिर हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को एज डिस्प्लेसमेंट मेजर लेते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में टाई और आर्च के इस एंड में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर उसको अलाउ करना है। एक दफ़ा लोडिंग लगने की वजह से इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, और फिर जब हम यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट अप्लाई करेंगे तो उस वजह से भी होगी। तो ये बेसिकली काफ़ी डिस्कस हो चुका है। ये टाई जो है इसके अंदर ज़ाहिर टेंशन फोर्स होगी, ये हमने एज रिडंडेंट ले ली है, ठीक है। इसी को हम x1 बोल देते हैं, और इसी तरह से ये जो टाई है इसका एक्शन आर्च के ऊपर क्या है, ये आर्च को इस डायरेक्शन में एक रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ पे x1 एक्टिंग ऑन आर्च ऑन दी यस ऑन दी आर्च, इनकी यूनिट वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो जब लोडिंग लगेगी ऊपर से जब वो वर्टिकल लोडिंग लगेगी, उस वजह से क्या टेंडेंसी होगी कि ये अब हमने चूंकि टाई और आर्च के बीच में जस्ट रिलेटिव मूवमेंट अलाउ किया, यानी समझ लें कि कट किया हुआ है टाई को, तो ये स्प्रेड होना चाहेगा इस तरह से ऊपर से। जब मैं अलग से अगर ड्रॉ कर दूं, जब इसके ऊपर से लोडिंग लगेगी, जो भी लोडिंग लगे इस तरह से वर्टिकल, तो अब इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से बनेगी कि ये ज़ाहिर स्प्रेड होना चाहेगा इस तरह से, ठीक है। अब ये टाई भी बेसिकली हमारे सिस्टम का पार्ट है इस वक्त, टाई यहाँ पे अपनी जगह पे उसी तरह होगी, ठीक है। तो ये टाई अब उधर ही खड़ी है क्योंकि हमने इसको
डिसकनेक्ट कर दिया फ्रॉम द आर्च और हमने रिलेटिव मूवमेंट को अलाउ कर दिया है, तो ये जो है इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग, और ये इसको हम डेल्टा वन नॉट कहेंगे। और ये एक दूसरे से फार अपार्ट चले गए ना, तो हम इसको कहेंगे ये अपार्ट मूवमेंट हुई है, और हम इसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे, हम टुगेदर को पॉजिटिव ले लेंगे। तो नेक्स्ट जब हम x1 इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे। एक इफेक्ट क्या होगा कि एक इफेक्ट ये होगा कि जब यहाँ पे यूनिट वैल्यू ऑफ x1 आर्च के ऊपर लगेगा तो ये पॉइंट इस तरफ आना चाहेगा, ठीक है, ज़ाहिर है इस तरफ आना चाहेगा, जिसको हम डेल्टा 1 आर्च कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब इसके ऊपर ये लगेगा, टाई के ऊपर ये टेंशन फोर्स लगेगी, तो टाई भी इस तरफ आएगी, तो हम इसको डेल्टा 1 टाई कह सकते हैं। अब ये कितनी होगी, सिंपली टाई में जितनी फोर्स है x1 सॉरी अब ये L ओवर ए ई होगी, ठीक है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको आप P फोर्स अप्लाई करें तो ये आप रिलेशन इजीली प्रूव कर सकते हैं कि उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ होगा दैट वुड बी इक्वल टू PL ओवर AE। तो अगर आप यूनिट लोड अप्लाई करें तो L ओवर AE उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। सो ये L ओवर AE मैंने इसलिए लिखा है। और ये जो है इसको कैलकुलेट आप ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी सिंपली एक चेंज ये आ जाएगा कि डेल्टा 1 वुड बिकम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर ds ओवर EI। ये मैंने क्या लिखा है, अगर आर्च के ऊपर यहाँ पे यूनिट लोड लगे तो उसकी वजह से जो उसका मैग्नीट्यूड है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का, वो मैंने डायरेक्टली प्रीवियस रिजल्ट से वैल्यू लिख ली है। इस दफ़ा इसके साथ पॉजिटिव साइन इसलिए कि हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये टुगेदर होगी और इसको टुगेदर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। एडिशनली इसके अंदर एक और टर्म ऐड हो जाएगी जो कि टाई जो है वो खुद इस वक्त इतनी अमाउंट से, ये ए के साथ मैं टी लेकर आऊँ, टी फॉर टाई, एरिया ऑफ द टाई, ताकि आर्च के एरिया के साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ आप मिक्स ना कर दें। और ई जो है ये वाला ई डिफरेंट है, ये वाला ई में टाई का है। अभी अगर दोनों ये वाला ई जो है आर्च का है और ये टुगेदर मूवमेंट है, इसको हमने पॉजिटिव लिया। सो और डेल्टा 1 नॉट को हम नेगेटिव लेंगे। सो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अगर मैं अब मैं अगर आपको ये वापस ले जाऊं बुक के ऊपर, ये एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा 1 नॉट डज नॉट चेंज, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन लोडिंग, ठीक है। सो देन द टेंशन इन द टाई इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन डेल्टा 1 नॉट की ऊपर वाली एक्सप्रेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ ये क्या हुआ, ये टर्म एड अप हो गई। नोट दैट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ टाई मेंबर, ठीक है, कम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोड्यूस, क्योंकि टाई थोड़ा डिफॉर्मेबल है ना। मतलब कि अगर आप एज्यूम करें कि ये टाई बिल्कुल डिफॉर्मेबल नहीं है, ये स्ट्रेच नहीं होती, यानी ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर एग्जांपल एरिया इसका बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट एरिया अगर इसका हो तो इसका मतलब है ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी जो आपके पास पहले बनी थी जब ये हिंज सपोर्ट थी, यानी जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कंप्लीटली रेस्ट्रेंट थी। अब इस केस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कंप्लीटली रेस्ट्रेंट नहीं है, जब आप इसके ऊपर लोड लगाएंगे, अब आर्च स्प्रेड होना चाह रहा है लेकिन यहाँ पे जो टाई है वो इनको स्प्रेड होने से रोक रही है। अब वो टाई कंप्लीटली इनको रोक नहीं पाती, इस स्प्रेडिंग को, थोड़ी सी टाई खुद भी खिंच जाती है, फिर उसके बाद वो उसको बैलेंस कर लेती है, जितनी स्प्रेडिंग हो रही है तो उसको रोक लेती है। तो वो उस तरह से उतना ज़्यादा x1 प्रोड्यूस नहीं हो पाता जितना कि प्रोड्यूस हो सकता था अगर ये कंप्लीटली प्रिवेंट होती स्प्रेडिंग। सो अब ये डिपेंड करेगा टाई की स्टिफनेस के ऊपर। अब इसका मतलब है जब टाई लगाएंगे इंस्टेड ऑफ
a second hinge over here, उसकी वजह से there will be a lesser horizontal direction will be produced, or there will, however, there is bending in the arch as well. So, but still it will help to keep the arch in stable. 9.14 में last example हम देखने जा रहे हैं. A parabolic arch with a tension tie is connecting the supports. The arch is loaded with a uniformly distributed load per horizontal projection. Consider R to be defined as this. What are you required to do? You are going to determine the horizontal thrust and the bending moment at mid span. So x1 find करेंगे और mid span पे moment निकालेंगे. ये h आपको गिवन है, टोटल राइज है आर्च की, और ये स्पैन हॉरिजॉन्टल स्पैन l सिंपल है. डेल्टा 1 को दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं. ये एक्सप्रेशंस अब आप ये आसानी से खुद डेवलप कर सकते हैं. वाई आप जो है वो खुद, क्योंकि हमें पता है इसके ये पैराबोला है और इसकी इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, और m0 ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ों को. सो यू कैन गो एंड सी दोज रिजल्ट्स. ये जब हमने पहले प्रॉब्लम की थी तो उसमें हमने m0 कैलकुलेट किया था. अभी जो प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें यहाँ पे टाई लगी हुई है आगे जाके, ये मैं पिछली प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ, पिछला यानी 9.11 आपको दिखा रहा हूँ पिछली एग्जाम्पल. उसमें हमने m0 जब निकाला था तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई, इसकी ये एक्सप्रेशन बन गई थी. ठीक है, m0 was some constant times y, जिसके बाद हमने आगे डिस्कशन की थी कि ये बेंडिंग मोमेंट गिवन स्ट्रक्चर के अंदर, गिवन बीम के अंदर जीरो हो जाता है और द गिवन कंडीशंस, जो यानी पैराबोलिक आर्च और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करिए. सो ये इक्वेशन अभी भी आप डिराइव करेंगे तो यही बनेगी. तो अब इसको दोबारा डिराइव करने के बजाय अभी हम स्ट्रेट अवे इसको यूज करने जा रहे हैं. सो ये जो आपको m0 नजर आ रहा है, दिस इज ये वाला फैक्ट. अब ये चूंकि m0 की जगह पर आपने सम कांस्टेंट जो कि यहाँ आपको नजर आ रहा है टाइम्स y लिख दिया, तो ये y इधर एक बाहर पहले से है, एक m0 के अंदर सम कांस्टेंट टाइम्स y आ जाएगा, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये वो कांस्टेंट है जिसके हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं. सो ये अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. आई थिंक यहाँ से आपके पास डेल्टा 1 आ जाएगा. स्मॉल डेल्टा 1 की अंदर आपको ये टर्म्स नजर आएंगी. ये बेसिकली वही इंटीग्रल है जो कि आपको यहाँ पे एवेल्युएट करना था. ठीक है, सो ये पहले आपके पास आंसर आया हुआ है. ठीक है, ये 8/15 h² l और ये ai0 इसी तरह से. सो द टेंशन इन द टाई इज x1 इक्वल टू ये जनरल एक्सप्रेशन, इसके अंदर डेल्टा 1 की वैल्यू डालें, डेल्टा 1 की वैल्यू डालें, and you will be able to reach this expression. So using this value we determine, अभी हमने first part कर दिया, we have determined the redundant x1, we have determined the tension in the tie. Using this value we determine the moment at midspan. देखिएगा determine क्या करना था, horizontal thrust find करना था, वो x1 हमने find कर दिया, and the next part of the problem is to determine the bending moment at midspan. So we can use this m with under bracket l/2. इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू at l/2, ये m multiplied by l/2 नहीं है, यानी m when you put x equal to l/2, m is a function of x, so when you put x equal to l/2 you can write it like this. I hope you understand this. m0 minus hx1, you can easily reach this expression. ठीक है, ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में m0 है, और यहाँ पे जनरल हमारा फार्मूला था, अगर हम यहाँ पे x लिखेंगे तो जनरली हम लिखेंगे यहाँ पे जहाँ h नजर आ रहा है यहाँ y लिखा हुआ था, तो हम जो कि सेंटर के ऊपर जहाँ पे y की वैल्यू h है, यानी यहाँ पे जहाँ y की वैल्यू h है, इसलिए हमने डायरेक्टली h लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, यानी अगर हम जनरल फार्मूला लिखते हैं m का तो हम m0 माइनस y x1 लिखते, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मिड स्पैन के ऊपर कर रहे हैं तो हमने h पुट कर दिया फॉर y और x की जगह l/2. सो यहाँ से अगर आप m0 की वैल्यू ऊपर से डाल दें, ये जो ऊपर हमने फाइंड की थी w यानी WL² / 8h into y, और
अकॉर्डिंगली x1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें, इसके अंदर भी आपको ये फैक्टर नज़र आ रहा है L²/8h, तो ये आप इसको कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस, और ये फैक्टर आपके पास उसी तरह से आ जाएगा. सो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी. नोट दैट द इफेक्ट ऑफ द टेंशन टाई इज टू इंट्रोड्यूस बेंडिंग इन द आर्च. सो टाई के होते हुए अगर यानी यही आर्च यानी पैराबोलिक आर्च यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब टाइड आर्च नहीं, टू हिंज्ड आर्च के ऊपर, जिसमें यहाँ भी हिंज जब यहाँ लग रही थी, जब टाई की जगह पे यहाँ भी हिंज और यहाँ भी हिंज था और ये पैराबोलिक थी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, तो उस केस में हमने देखा था कि मोमेंट जीरो हो जाता है पैराबोलिक आर्च. लेकिन अगर इसके अंदर सपोर्ट इस तरह से लगाई जाए कि यहाँ पे टाई के थ्रू इनको सेंट्रल थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाए, तो फिर ये हमने देख लिया कि मोमेंट जीरो नहीं हो रहा और मिड स्पैन पे ये जो वैल्यू बनेगी वो हमने कैलकुलेट कर दी है. सो दिस इज द एंड ऑफ द आर्च टॉपिक. सरप्राइज क्विज में आपका ले रहा हूँ, आप लिंक खोलें और जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने वो खोल दें ताकि आप इसका सरप्राइज क्विज का आंसर डाल सकें. सो आई होप कि आपने लिंक ओपन कर दिया. ये आपके सामने क्विज है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी ऑफ दिस आर्च? जस्ट आंसर पुट कर लीजिए.